नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुड़ी सिन्हा और आपको सुना रही हूं रामेश्वर द्विवेदी जी की कहानी नदी नहीं रही। कहानी की शुरुआत में नोबेल विजेता कवि डेरेक वॉलकॉट की कविताओं की कुछ पंक्तियां हैं। हर चीज़ इसी तरह ढलती है, अंत में हमारे पास बची रह जाती है एक चुप्पी जो मडराती है बीथोवन के सिर के चारों ओर। हर चीज़ इसी तरह ढलती है, अंत में हमारे पास बची रह जाती है एक चुप्पी जो मडराती है बीथोवन के सिर के चारों ओर। डेरेक वॉलकॉट, सेंट लूसिया में इनका जन्म हुआ और विदेश में इन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाया, बहुत चर्चित कवि रहे। 1992 के नोबेल प्राइज़ विजेता साहित्य के लिए। कहानी नदी नहीं रही। सुमंत मेहरा, सर्कल ड्रिल इंस्पेक्टर पुलिस अकादमी, उमराई कैंट आर्मी अफसरों की पार्टी से देर रात घर लौटा। भयहीन जंगल में बने टाइप 4 क्वार्टर की चुप्पी में एक मुर्दा ठंड देर तक महसूस था। उसने कमरे की बत्ती बुझा दी। बसों के पास तक जाकर उसने माहौल का मुर्दापन तोड़ने की कोशिश की। घुप अंधेरे कमरे की जंगली चुप्पी के बीच अप्रत्याशित खींच उसे भीतर तक झिंझोड़ गई। क्या जानवर की तरह करते हो? चुप। चूड़ियां ऊंची आवाज में बजी। 10 बजे दिन का निकला, 12 बजे वह लौटा था। सो परिवार का रिमझिम माहौल उसे रंग विहीन और गमज़दा लगा। वह फागुन की चांद रात थी। पाइन के घने पेड़ों पहाड़ियों के बीच बने क्वार्टर के बाहर निकलकर मेहरा खड़ा। बाहर जंगल जल रहा था और बगल की सर्पीली सड़क से मजदूरों का नौसवाज जत्था जुगिया सरर का हड़कंप करता गुजर रहा था। सामने खूब गहरी अंधेरी खाई थी जिसमें गिरते पानी की आवाज़ पूर्ववत आती सुनने की आदत का हिस्सा हो गई थी। असंख्य ट्यूबलाइट पहाड़ के ऊंचे नीचे रास्तों पर फैले थे और धुंध धुली उचटती चांदनी में बला का सुकून था। उसने देर तक घने कोहरे वाली धुंधली वादियों को देखा। जातीय दंगों की भयानकता में शिलोंग की अशांति और पुलिस अकेडमी बाड़ा पानी के सुरक्षित परिसर की यह हलचल विहीन जिंदगी। एक मुर्दा शांति। परम तत्व को खोजने का हुनर हो तो आदमी भगोड़ा हो जाएगा, न हो तो पागल। क्वार्टर सैकड़ों की संख्या में थे, पर अपने दरबों और दीवारों में धंसा हर आदमी एक दूसरे से बड़ा था। जनजातियों और बहिरागतों के बीच शिलोंग में गदर सा माहौल था। 12 अगस्त 1992 से अहोरात्रि कर्फ्यू 144 बड़ा बाजार का अक्टूबर का दंगा दहशत अंगेज रहा। 24 जन की हत्या, सैकड़ों अपाहिज, 11 परिवारों का सफाया। रोटरी क्लब के एसके गोयल को मारुति कार के साथ जला दिया गया था। 200 जनजाति युवकों की गिरफ्तारी से शिलोंग में हड़कंप था।
मेघालय की बदलती राजनीति के इस बदरंगपन से नेहरा उद्भ्रांत और चिंतित था। परिणाम जो भी हो, कारण यह कि यहाँ की पुरानी जातीय सभ्यता नए जीवन मूल्य वाले बहिरागतों को बर्दाश्त करने को तैयार न थी। धर्म परिवर्तन की दो तरफा चाल की जो अदृश्य दीवार अंग्रेज सतपुड़ा, विंध्याचल और खासी जयंतिया पहाड़ों के बीच खड़ी कर गए थे, ये दंगे उसे आकार में उभारने लगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए ये दंगे बेरोजगारी और जनसंख्या विस्फोट के परिणाम थे। इन दंगों को शांत करने के लिए CRPF की तैनाती शिलांग में की गई थी। उसी का मित्र एक अफसर CR चोयल मेहरा का मेहमान था। लौटकर मेहरा ने चोयल से लाइटर ली, सिगरेट सुलगाई और भीतर चला गया। बच्चों की नींद में सुनहरा संसार रेंग रहा था। उसने स्टडी टेबल से आज की डाक उठाई और बसुम के घर से आई चिट्ठी पढ़कर सन्न रह गया। सितारों का घुंघरू पहनकर नाचती रात चाँद के बावजूद बेहद काली और मातमी हो गई। डैना फैलाकर आकाश में नाचता गरुड़ जमीन पर उतर आया। सुमंत दीवान के सहारे बैठ गया। उसने बसुम का आंसू भीगा चेहरा अपनी अंजुलियों में ले लिया। रात और भारी हो गई। जंगल के तमाम पेड़ सो रहे थे। बसुन बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। कैसे कसाई है तुम्हारे घर वाले भी, खुशियां न सही मौत तक की खबर न देते समय पर। 15 दिन हो गए, अब तो भला क्या बचा होगा तुम्हारी ईया का। सुमंत ने बसुन को दिलासा देना चाहा। समय से पता लगता तो हर हाल में जाने का समय था। मरते हुए आदमी से अंतिम बार भी मिलने का समय न हो तो जिंदगी में नाटक और रिश्ते का क्या फर्क हो। कितना बेईमान बना रही है हमें जिंदगी। बसुन ने रुधे गले से अपना मातम खीर बनाकर फेंका और एक ठंडी चुप्पी बची रात जितनी लंबी होकर उनके बीच पसर गई। रक्त में तंती रस्सी का रंग बिला गया। इंद्रधनुष के सारे रंग झड़कर विलीन हो गए। अतीत रात के बदन में खुजली की तरह पसर गया। बसुन उठकर बैठ गई। यादें पहाड़ी की आग से भीतर फैलने लगी। बागमती नदी को बांधने की योजना में गांव को खाली कर देने का आदेश सरकार से आया था। पुनर्वास की ज़मीन पसंद नहीं थी, सो गांव खाली हो जाने के बाद भी कुछ घरों के साथ बसुन का परिवार बांध के भीतर ही रह गया था। लोग रात भर बाढ़ और डाकू के दोहरे डर से घिरे रहते थे। दरवाजे पर नाव बंधी होती थी। सारा घर निश्चिंत सोया रहता, पर ईया की आंखों की नींद उड़ गई थी। 5 बैटरी का टॉर्च लिए वे रात भर बढ़ते पानी और डकैती का डर अकांती घूमती रहती। बेड़ी बखारी, पशुओं का घर जलावन, भूसा और बैठकी के आगे पीछे टॉर्च की रोशनी चमकती होती। साथ घूमता कैला कुत्ता। वे रोशनी करती तो समानांतर भाग पड़ता, बुझा लेती तो लौट कर पाँव में लौटने लगता। एक रात कैला की भौंक से परेशान होकर उन्होंने दरवाज़ा खोला और बेड़ी की ओर टॉर्च जलाई कि पैर लड़खड़ा गए।
जलता टॉर्च हाथ से छूटकर गिर पड़ा। धम से जमीन पकड़कर आंगन में बैठ गई। स्विच पर चढ़े टॉर्च की जलती रोशनी नाचती रही। सुबह सारा टोला सर पर उठा लिया। गरीब मजदूरे की औलाद होने से सोन परिया की इज्जत सुमंगला की बहन से कम हो गई क्या? सोन परिया को लाकर वह राजपूत टोले में नहीं रख सकता तो जाकर चमार टोले में रहे। मैं सुमंगला जैसे कुकर्मी को अपने हिस्से का इंच भर जमीन न दूंगी। सारे मोहल्ले ने मिलकर मनाया। फौजी आपका ही बेटा है, आप ही हल्ला उठाओगी तो बिरादरी की इज्जत कैसे बचेगी? अच्छा ही हुआ कि ऐसे बेटे से मैं निर्वंशी रही। मेरा होता तो जहर न दे देती। मोहना को बुलाकर उन्होंने सोन परिया के ब्याह का खर्चा पानी दिया और सुमंगला को ज़बानी दी हुई 4 बीघा जमीन वापस मिली। निसंतान इया के मन में दूसरों के लिए अथाह ममता थी। निरक्षरा होकर भी न्याय क्षमता में बेमिसाल। जिस दिन अपने हिस्से की ज़मीन का एक बड़ा भाग अपने मजदूरों को देने का निर्णय सुनाया था, संयुक्त परिवार की साझा गृहस्थी में आग लग गई थी। निसंतान इया की ज़मीन का लोभ लिए घर के लोग अपना रंग दिखाने लगे, पर उन्होंने अपनी ज़मीन का 4 बीघा 8 मजदूरों में बांट दिया। सोन परिया के बाप को छूट दे दी कि वह उनके जीवन भर और कभी भी आधी उपज भी न देगा। 10 कट्ठा जमीन लड़कियों के स्कूल बनाने के लिए सरकार को दे दी। पति ने मठ को कुछ जमीन देने की जिद की तो अड़ गई। कोढ़ी महंत के निहाल करे खातिर मठ में जमीन देवे के का जरूरत? ना चाही हमरा नाम धनम धर्म पुण्य, ना चाही हमरा नाम धर्म पुण्य। पसीना से सींचने वालन जमीन के दी इहे पुण्य बा। पसीना से सींचे वालन के जमीन दी इहे पुण्य बा। रउआ चाही तो दे दी मठ में, बाकी हमर गयारी श्राद्ध कैला के बाद। दोस्तों ये भोजपुरी है, ये जो डायलेक्ट है ये भोजपुरी है, जिसकी शायद लड़ाई चल रही है पूरी भाषा बनने की संविधान में। जो भी हो, ये मेरी पितृभाषा है, ये भोजपुरी है। पति ने अपनी इच्छा समेट ली। इया सामान्य औरतों से अलग हो जाती थी। ये यादें अपवाद थी जो इया के वजूद से गहरे जुड़ी थी। भरा पूरा शरीर, चौड़े रेशमी बॉर्डर की हल्के रंग की सादा स्ट्रैप और छोटे चेक की साड़ियाँ, बीच माथे पर खूब बड़ा गोल टीका, खूब घने लंबे बाल, कपूर से थोड़ा कम उड़दिया रंग इया को सौंफ हाँकने का नशा। 4 भाई की संयुक्त बिरादरी में आदमी से जानवर तक के लिए स्नेह। दरवाजे पर आती तो आहट की खुशबू सूंघकर गायें उमड़ पड़ती। देर रात भी दरवाज़ा खोलकर आंगन में चटाई बिछाने आती तो बैल बोल पड़ते। कुत्ता किसी दूसरी चौखट पर कभी बैठता ही नहीं और गौरैया घर के पीछे खड़े शिरीष से उतरते तो सीधा खिड़कियों से बिछावन तक आकर पालतू होने का विश्वास जगा। कहीं भी बैठती तो बगल में रेडियो रखा होता। चौपाल, लोकगीत, खेती का कार्यक्रम, लोहा सिंह का नाटक, अचार मुरब्बे के नुस्खे, बरसाती, कजरी, झूमर, सोहर, 12 मासा बजता और वे सुनती।
गांव के लोग सांझ के समाचार के समय दरवाज़ा पर इकट्ठा होने लगते या पहले से रेडियो दरवाजे पर पहुंचवा देते। इस बहाने भी हर दिन चहल पहल उन्हें अच्छा लगता। एक वह समय जब बसुन 8-10 बरस की थी, चौह दांत जितना चौड़ा मोटा मक्का मटमैले गेहूं के लिए राशन की दुकानों में लंबी लंबी लाइन लगा करती, अनाज के लिए त्राही मची थी। खाते पीते लोगों ने भोग कर जाना कि भोजन स्वादिष्ट ही नहीं होता, भूख स्वादिष्ट होती है। हिया ने सैकड़ों मन अनाज बेड़ी से निकलवा कर गरीबों में बंटवा दिया। लगानी पर अनाज देने की जगह उनके दान देने की नई रुचि ने घर में कोहराम कर दिया। वे पति के अलावा सबकी नज़र में पागल हो रही थी। चुनाव में खड़ी होगी क्या, या घर फूंक कर तमाशा दिखा रही है? जैसे फिक्रे उनके लिए आम हो गए थे। घर का ही एक सदस्य उनसे तन गया, फोकट दलाली मत करूं भौजी, कल से एक छटाक भी अनाज न बंटू। पिया ने भी तेवर तीखे किए। क्यों, हम तो हार बांट रहे हैं, खाली अपना भी तो न बांट रही। आपको न है, हमें तो है, बाल बच्चों को देखना है कि नहीं? क्यों, वे खुद को भी न देखेंगे? लूले अंधे पैदा हुए हैं क्या? लूले अंधे भी जनी होती तो मोह होता कि मुंह में आग, मर जाने पर भी पानी तो देता। इसको कहते हैं परिवार। क्यों किसी बेटी को दहेज लेकर जन्मते और किसी मुर्दे को अपनी आग जोड़ते किसी ने देखा? अगस्त मुनि को कोई बेटा न था, उसे सारा हिंदू संसार पानी देता है। भीष्माष्टमी क्यों मनाते हो? सुमंगला जैसन कपूत तो जिंदा में बाप के मुंह में कालिक पोत दे, उसका क्या ठीक? सोनपरिया संदर्भ से सुमंगला के पिता अक्सर अपना शस्त्र रख देते थे। चुप हो। घर में 1.5 बरस की खुराक और मजदूरी भर अनाज बचा रह गया तो उनकी नज़र अपने मोटे भारी गहनों पर पड़ी। हार बाजूबंद डरकर सब बेच दिया। हमें अब कौन डोली चढ़ना है, बेटी ब्याहनी है या बहू से मान कराने को चुराए रखना है? मिले पैसों से महंगा अनाज खरीदा और गांव में बंटवा दिया। रोड गोल्ड के गहने अभी अभी प्रचार में निकले थे। शादी ब्याह जब भी होता पहनने के लिए वही खरीद लेते। इनके इस स्वभाव को सहृदय पति और संयुक्त परिवार में विभाजन के भय ने मिलकर संरक्षित किए रखा था। जैसे आज खिलौनों ने भी हथियारों का चेहरा पहन लिया है। उन दिनों बम बारूद और हथियार बनाने वाले कारखानों ने खिलौने बनाने शुरू कर दिए थे। मित्र राष्ट्र के रूप में चीन ने विश्वासघात किया था। भारतीय हथियार भोथरे साबित हुए थे। सियाचिन ग्लेशियर में हेलीकॉप्टर से गिराए गए 15,000 भारतीय सैनिक गलकर गायब हो गए। रूस ने पहल की, जॉर्ज केनेडी के पास भारतीय चिंता पहुंची। उसने इनकार कर दिया कि चीन ने जीती जमीन की अनुवर्तता पूरा संधि आपके सामने, पूरी संधि आपके सामने आ गई। अनजोड़ उर्वर अनुर्वर अर्थात अनुपजाऊ। अनुर्वरता का ख्याल किया, युद्ध बंद हो गया।
नेहरू 74 के हो गए थे, तभी खाद्यान्न की कमी का एक अकाल समय उतरा था। अर्जेंटीना के गेहूं और डेनमार्क के मोटे मक्कों के सेर दो सेर के लिए लोग टायर जलाकर पूरी रात मील मील भर लंबी लाइन में खड़े रहते थे। संपूर्ण देश ने अद्भुत एकता का परिचय दिया था। रीवा के राजा अवधेश प्रताप सिंह का दिया 15 मन सोना संकट में सार्थक हुआ था। इन परिस्थितियों की प्रेरणा थी कि नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सुरक्षा की नई तैयारियों के लिए जय जवान और खाद्यान्न की अनिवार्य आपूर्ति के लिए जय किसान का नारा दिया था। जीवन भर परोपकार और सामाजिकता का जीवन जीने वाली इसी उदारता का पूरे गांव परिवार में स्नेहिल संबोधन था। ईया यानी गांव की भाषा में माँ। कोई हथफेर लेने आता, चाहे जिस भी उम्र का हो, पूछता ईया कहाँ है। किसी की बेटी का ब्याह ठीक होता तो मंडप में खर्च के लिए बासमती चावल लेने आता, ईया कहाँ है। बीमार का खाट उठाए कोई हड़बड़ाया हुआ पूछता, ईया कहाँ है। किसी के घर लड़ाई होती, मैं चिड़ियों के लिए चुप हो गई। आशा है आपने भी सुना। किसी के घर लड़ाई होती तो अपना दुख कहने भागा होता। अपनी अतिरिक्त नमी उनकी अंजुलियों में उझल जाता। कहने को बाँझ पर अपनी ज़मीन के लिए अनथकी उर्वरता की पर्याय ईया सामान्य मनुष्यों के 99 के फेरे में फलदार वृक्ष पत्थरों में जैसे नीजरा से खड़ी रही, वही ईया अब नहीं थी। तो उनकी यादों में लिपटी, उनके हाथ पर पलकर, उनके सारे हुनर सीख कर बड़ी हुई वसुंधरा बेहाल हो रही थी। बस उनके इर्द गिर्द जनजातियों के रूप में ठहरा हुआ समय दंगों के रूप में जाग रहा था। चिनार और अनाम पेड़ों की परछाइयाँ जाग रही थीं। पाइन के बीज में बैठे कीड़ों से तमाम पहाड़ जंगल झनझना रहा था। यह आवाज़ मैंने भी सुनी है और मैंने पाइन की वो गंध भी महसूस की है जो एकदम सुबह सबसे पहले मैंने शायद कैलगरी में महसूस की। शायद कैलगरी में हवा एमहर्स्ट से भी ज़्यादा साफ है। बस हवा, सारे मन में बस हवा, लेकिन मैं उस हवा में लौटना चाहती हूँ। जैसे शाम होते मैदानी इलाकों में झिंगुरों का कोरस शुरू हो जाता था। वसुंधरा ईया के साथ दरवाजे पर बैठी पूछती, यह क्या बोल रहा है ईया? ईया उत्तर देती, अंधेरी रात में तारों से उड़ने का तकादा कर रहे हैं झिंगुर। वे 1972 से 75 के बीच के दिन थे। दिन पसरती अनैतिक गतिविधियों और राजनैतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध कविता में नागार्जुन और राजनीति में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका था। गांव-गांव बदलाव की चेतना की नई लहरें उठ रही थीं। आंदोलन के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगी, आपात स्थिति ला दी गई। नेतृत्व तो बदला, पर जैसे कांग्रेस ने गांधी को हाशिए पर रखा था, जनता पार्टी ने जयप्रकाश को ताखे पर रख दिया। सत्ता के पलटते ही शुरू हुआ अपराध का राजनीतिकरण और अब राजनीति का अपराधीकरण भी हो रहा है। लेकिन ये ज़्यादा सही है, अपराध का राजनीतिकरण, ये ज़्यादा खतरनाक है और यही हो रहा है। एक ऐसे समय में जब हमसे लगातार कहा जाता है कि चुप नहीं रहना, हमें
करना ही है, यही बोला। डकैतों को वोट लूटने में इस्तेमाल किया गया तो वे खुलकर गांव-गांव लूट मचाने लगे। जितना दुर्नाम डकैत उतनी ऊंची राजनैतिक हस्ती का संरक्षण। डाकू का शोर आम और डकैतियां सरेआम हो गई। संपूर्ण क्रांति के समुद्र मंथन में अमृत की तरह कुछ राजनैतिक व्यक्तित्व फलक पर उभरे और देश के शीर्ष तक पहुंचकर समय को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व देने की उम्मीद जनता में भरी, मगर विष की तरह जो नेतानुमा चीज निकली उसे पीने पचाने वाला कोई शंकर सामने न आया। क्या बहुत सुंदर वर्णन है। आज की स्थिति भी यही है, अगर इससे भी खराब नहीं। इन नेताओं की नई पीढ़ी का पिछला कार्य व्यापार इस बात का शक हर चेतनाधारी के भीतर बीज बनकर बो रहा था कि भुक्खड़ों की जो एक नई जमात राजनैतिक परिदृश्य पर फैल रही है, उनके साथ मिलकर राहु राज करेगा। शनि की 7.5 आवर्तों में चलेगी। जाति और पार्टी के नाम पर जनता छली जाएगी और अपनी तोड़ भरते लोग चोरी और सीनाजोरी की ऐसी परंपराएं छोड़ जाएंगे जो नागों की कई नस्ल बनकर न जाने कितने समय तक प्रदेश और देश को डसती रहेगी। हम वही दंश झेल रहे हैं। अगहन की कोई काली अंधेरी रात, देहात गांव का थमा सा जीवन 8-9 बजते सब कुछ निश्चिंत हो गया था। समृद्ध दरवाजों पर रोशनी थी, सारा गांव सरेह उसी के भरोसे। दो बांधों के बीच व्याघ्रमती नदी की रेत में टॉर्च की भभकती रोशनी देखकर बसु का सारा घर परिवार दरवाजे पर जमा हो गया। भागो भागो, डाकू आ गया। एक बेचैन हड़बड़ी निश्चिंत रात में भी उगाई थी। सभी अपने अपने बक्से का कीमती सामान पोटली में बांध कर तैयार। जब रोशनी आगे बढ़ने लगेगी, जो जिधर से चाहेगा भाग लेगा। डाकू अनाज तो बांधते नहीं, बांधे तो ले जाएं अगली फसल से क्षतिपूर्ति। या ठाकुर जी की पूजा में बजाया जाने वाला घंटा घड़ियाल उठा लाए। बीच आंगन में मोढ़ा रखकर पति को शंख पकड़ाया और बगल में नया बसा गांव जाकर हल्ला करने लगा। गांव आफत विपत में मदद के लिए सदा तैयार रहता था। ऐसा शहरीपन वहाँ कभी नहीं पनपा कि बगल घर में मौत हो जाए तो दीवार के पार का रूम थिएटर बंद न हो जाए। जागरण हो जाने के कारण डाकू रेत से बाहर निकलकर बांध पर आने का साहस न कर सके। अविचल बैठी इया ने घोषणा की, जिसे जहां भागना है भागो, हम न जाएंगे। क्या धरा है लूटने को हमारे पास। उस दिन घर के सवांग और दरवाजे पर सोने वाले आदमी अलग अलग खेतों में सोए थे। धान की पसई सरकने सूखने के लिए खेतों में छोड़ दी गई थी। रात भारी हो उठी। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली किस्त के साथ मैं जल्दी हाजिर हूँ।